राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दे दी गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, लेकिन उससे पहले 16 जनवरी से ही हवन और यज्ञ शुरू हो जाएंगे। और ये सभी कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में कराए जाएंगे। चंपत राय ने बताया कि सबसे पहले पूजन उस कुटिया से शुरू होगा जहां रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है, यानी 16 जनवरी को हवन पूजन इसी कर्म कुटी से शुरू होगा। 17 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया जाएगा और पवित्र जल से गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू की जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेगी। चंपत राय ने बताया कि वाराणसी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला है। वाराणसी के ही लक्ष्मीकांत दीक्षित प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करवाएंगे और उनके साथ प्राण प्रतिष्ठा पूजन में राम मंदिर के 121 आचार्य भी मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा में 11 यजमान शामिल होंगे, जिनके हाथों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। 18 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा को राम मंदिर के गर्भगृह में आसन पर रखा जाएगा, यानी 18 जनवरी को भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस दौरान वहां लगातार यज्ञ और हवन चलता रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर में भगवान राम के बाल रूप को स्थापित किया जाएगा और 5 साल के बालक के रूप में भगवान राम सभी को दर्शन देंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक उनकी मूर्ति का वजन 120 किलो से 200 किलोग्राम होगा। भगवान राम की बाल रूप श्यामल मूर्ति को मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज ने बनाया है। और मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को दोपहर में मूर्ति के आंखों पर बंधी पट्टी को खोल दिया जाएगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले भगवान राम के मुख का दर्शन कराया जाएगा। लेकिन चंपत राय ने यह भी बताया कि नई मूर्ति के अलावा भगवान राम की जिस मूर्ति की इस समय पूजा हो रही है, उसे भी राम मंदिर में ही रखा जाएगा। उधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर में सोने की परत चढ़े हुए कुल 13 दरवाजे लग चुके हैं, जबकि गर्भगृह में लगने वाले 14 फीट लंबे दरवाजे को बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है और भगवान के गर्भगृह का दरवाजा तैयार करने वाले कारीगरों का दावा है कि बहुत जल्द इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर में दरवाजे लगाने का काम कर्नाटक की एक कंपनी को दिया गया है, जो 100 साल से ये काम कर रही है। दावा किया जा रहा है कि लकड़ी के इन दरवाजों को पत्थर जैसा मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि सैकड़ों साल तक इन्हें किसी तरह का नुकसान न हो। वो एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये जो दरवाजा है 14 फीट लंबा, ये वो प्रमुख दरवाजा है जो मंदिर के प्रमुख गेट पर लगेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर में कुल 44 दरवाजे होंगे, जिनमें 14 दरवाजों पर सोने की परत, जबकि 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। राम मंदिर में लगने वाले लकड़ी के दरवाजों पर स्वास्तिक के बड़े बड़े निशान बनाए गए। राम मंदिर के मुख्य दरवाजों के अलावा परकोटे पर लगने वाले दरवाजों की खूबसूरती के साथ साथ मजबूती का खास ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच उस थाल की पहली झलक भी सबके सामने आ गई, जिसमें रामलला को पहला भोग लगाया जाएगा। चांदी का यह थाल जयपुर के रहने वाले लक्ष्य नाम के शख्स ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट किया और उनके मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने उनकी इस भेंट को स्वीकार भी कर लिया। मतलब जयपुर से आए इसी चांदी के थाल में 22 जनवरी को भगवान राम को पहला भोग लगाया जाएगा। जैसे ही मेरे को ट्रस्ट ने बोला कि पहला भोग इसमें लगेगा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद, सबसे खुश गिलहरी तो आज की तारीख में नहीं हूँ। चांदी का ये थाल अपनी खास बनावट के लिए चर्चा में है, क्योंकि इस थाल के नीचे की तरफ भगवान हनुमान को दिखाया गया है, जो पर्वत की तरह ही इस थाल को उठाए हुए हैं। इसके अलावा इस थाल में रामचरितमानस के सुंदर कांड की चौपाइयां भी लिखी गई हैं। साथ ही थाल के बीचों बीच भगवान राम की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। जयपुर के लक्ष्य ने इस थाल के साथ ही रामलला के लिए चांदी से बनी 4 बड़ी कटोरियां और एक कलश भी भेंट किया। और सिर्फ भोग का थाल नहीं, बल्कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में रामलला को पहनाए जाने वाले कपड़ों की पहली झलक भी सामने आ गई।
रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के यहाँ बाल रूप भगवान राम को पहनाई जाने वाली पोशाक और ध्वजा पहुंचाई गई और यही पोशाक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान राम को पहनाई जाएगी। ये 22 जनवरी वाला है। जी भैया बताया गया कि भगवान राम की इस नई पोशाक में हीरा, पन्ना, मोती के अलावा सोना भी लगाया गया है। ये हीरा, पन्ना, मोती पोशाक है। 22 जनवरी को भगवान राम को पहनाई जाने वाली पोशाक को अयोध्या के कल्की रामदास महाराज ने मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सौंपा। भगवा रंग की पोशाक को मौसम के हिसाब से बनाया गया है। ठंड को ध्यान में रखते हुए भगवान राम की पोशाक में मखमली कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। भगवान राम की पोशाक के साथ सत्येंद्र दास को जय श्री राम लिखी हुई भगवा रंग की विजय पताका भी सौंपी गई। और 22 जनवरी को होने वाले इसी कार्यक्रम के लिए वाराणसी से 54 ब्राह्मणों का एक दल अयोध्या के लिए रवाना हो गया। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये सभी 54 ब्राह्मण पूजा पाठ करवाएंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 6 दिन पहले ही अयोध्या में अलग अलग अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। वाराणसी से 2 बसों के जरिए 54 ब्राह्मणों का ये दल जयकारे लगाते हुए अयोध्या के लिए रवाना हो गया। काशी के वैदिक ब्राह्मणों के अलावा बाबा विश्वनाथ के दरबार से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कई तरह के खास तोहफे भी अयोध्या भेजे गए। चांदी के बेलपत्र, मां अन्नपूर्णा को अर्पित साड़ी, श्रृंगार और भगवान राम समेत चारों भाइयों के लिए मोतियों की माला को प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी से अयोध्या भेजा गया। अयोध्या भेजने से पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इन सभी चीजों को अर्पित किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े संतों ने संस्कृत में लिखे 2 जागरण गीत भी अयोध्या भेजे। बताया गया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इन दोनों गीतों को 22 जनवरी की सुबह मंदिर में गाया जाएगा। बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या में रामलला के मंदिर के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की झड़प हो गई। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता से पार्टी का झंडा छीन लिया। इसके बाद राम मंदिर के बाहर हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस का झंडा लाने का विरोध किया और नारेबाजी की, और इसी वजह से राम मंदिर के एंट्री गेट पर हंगामा हो गया, क्योंकि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राम मंदिर के गेट पर पार्टी का झंडा लेकर पहुंच गया। इसके बाद वहां मौजूद कई स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता से झंडा छीन लिया। स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही कांग्रेस का झंडा लिए कार्यकर्ता पर पड़ी, वो उसके पास पहुंच गए और छीना झपटी शुरू हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता ने झंडा बचाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोग एक से ज्यादा थे, इसलिए वो भारी पड़े और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता से झंडा छीन लिया। झंडा छिन जाने के बाद भी बवाल नहीं रुका। मंदिर के एंट्री गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मी आ गए, लेकिन मारो मारो की आवाज सुनाई देती रही। क्या हुआ? ये सारा झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर पहुंचा था और ये बात स्थानीय लोगों को पसंद नहीं आई। कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मंदिर में दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचा था, लेकिन मंदिर के एंट्री गेट पर ही बवाल हो गया। इस बीच अजय राय और पार्टी के कई नेता तो दर्शन के लिए अंदर चले गए, लेकिन कुछ नेता और कार्यकर्ता बाहर ही रह गए, क्योंकि कांग्रेस का झंडा देखकर भड़के स्थानीय लोग उनके सामने खड़े हो गए। इन लोगों ने नारे भी लगाए और हाथ के इशारे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वापस जाने के लिए कहा। हंगामे से कांग्रेस नेता भी भड़क गए। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना। सारे बवाल के बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राम मंदिर से दर्शन करके बाहर आ गए और राम नाम के जयकारे के बीच पत्रकारों को ही प्रसाद बांटने लगे। बोलो सिया बलरामचंद्र की। मकर संक्रांति के मौके पर यूपी कांग्रेस के कई नेताओं ने रामलला के दर्शन किए और इससे पहले उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्हें न्योता भेजा गया था, लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। और उनके इस फैसले के कुछ ही दिन बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंच गए। उनके साथ अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा और अखिलेश प्रताप सिंह जैसे नेता भी थे और इन सब ने सरयू में डुबकी लगाई। राम की पैड़ी घाट पर पहुंचे ये नेता एक साथ सरयू में उतरे, स्नान किया और फिर एक दूसरे का हाथ उठाकर राम नाम का नारा लगाया।
सरयू स्नान के बाद इन नेताओं ने हनुमानगढ़ी और फिर राम मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद अजय राय ने एक बार फिर अयोध्या आने का वादा किया। तो पहले भी आते रहे हैं और 22 के बाद भी आएंगे। लीजिए ये प्रसाद हमारी तरफ से खाइए। खरगे और सोनिया प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा चुके हैं, लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने मंदिर में रखी राम की मूर्ति के दर्शन किए। ये मूर्ति वही है जो सालों से वहां रखी है, लेकिन अजय राय के राम मंदिर में दर्शन के दौरान ही हंगामा हो गया, क्योंकि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर पहुंच गया था। और इस हंगामे के बीच कांग्रेस आला कमान के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा करने के फैसले पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी के नेताओं ने इस मामले में सीधे सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा और उनके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को ठुकराने पर चुटकी ली। रोम से प्यार है वो एकदम नहीं आएंगे, जिनको राम से प्यार है वो जरूर आएंगे। हालांकि कांग्रेस ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की। भाजपा कौन सा निमंत्रण बांटने वाली होगी और वो इस पर हिसाब किताब क्या करे। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर सियासी फायदा लेने की फिराक में है। इधर अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में जमीन खरीद ली। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में राम मंदिर से महज 15 मिनट की दूरी पर मौजूद एक प्लॉट खरीदा। इस प्लॉट की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई गई। गुजरात के वडोदरा से भेजा गया खास दिया अयोध्या पहुंच गया। पंच धातु से बने इस दिए का वजन 1100 किलो है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की जिला जेल में बंद कैदी राम मंदिर के लिए खास थैले बनाने में जुटे हैं। बताया गया कि भगवा रंग के इन थैलों को अयोध्या भेजने की तैयारी है। थैलों के अलावा कैदियों की तरफ से अयोध्या के लिए प्रसाद भी भेजा जाएगा। प्रसाद इसमें रख के मंदिर में चढ़ाया जाएगा। चूड़ियां बनाने के लिए मशहूर यूपी के फिरोजाबाद में अयोध्या के लिए खास चूड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। इन चूड़ियों पर राम सीता की तस्वीरों के अलावा कई दूसरे देवी देवताओं की भी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। बताया गया कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या आने वाली महिलाओं को ये चूड़ियां मुफ्त में बांटी जाएंगी। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में अयोध्या भेजने के लिए 5 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। उज्जैन पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी लड्डू बनाए। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के लोग दिन रात इस काम में जुटे हुए। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसका हिस्सा बने और उन्होंने अपने हाथों से अयोध्या भेजे जाने वाले लड्डू बनाए। उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5 लाख लड्डू भेजने वाली है। इसी की तैयारी देखने मोहन यादव वहां पहुंचे और खुद भी लड्डू बनाने बैठ गए। लड्डू बनाने से पहले मोहन यादव ने कढ़ाई में घी डाला और कड़छी चलाई। इसके बाद वो उस जगह गए जहां महिलाएं लड्डू बना रही थी। मोहन यादव वहीं बैठ गए और अपने हाथों से लड्डू बनाने लगे। लड्डू बनाने के बाद उन्होंने ये लड्डू पैक भी किए और फिर भोग के इन लड्डुओं की पूजा की। 22 जनवरी से पहले उज्जैन से 5 लाख लड्डू अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसके लिए उज्जैन में तैयारियां जोरों पर हैं। लगातार क्रम जारी है। 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। उज्जैन से अयोध्या भेजे जाने वाले इन लड्डुओं में एक लड्डू का वजन 50 ग्राम है और 17 जनवरी तक 50-50 ग्राम के 5 लाख लड्डू बनाने का टारगेट रखा गया है। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हरियाणा में भी तेज हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री निवास पर राम भजन संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मनोहर लाल ने भजन भी गाए और गायक कन्हैया मित्तल के साथ ताल से ताल मिलाते नजर आए। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर यह कार्यक्रम मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित किया गया और इसे श्री राम भजन संध्या का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गायक कन्हैया मित्तल के भजन से हुई, जिस पर खट्टर और वहां मौजूद बाकी लोग झूमते और तालियां बजाते दिखे। इसी बीच कन्हैया मित्तल के बुलाने पर खट्टर भी मंच पर पहुंचे और राम भजन गाया। उधर चेन्नई से चांदी के बर्तन अयोध्या भेजे गए। राम मंदिर में पूजा के काम में इस्तेमाल होने वाले चांदी के कई बर्तन चेन्नई से अयोध्या भेजे जाएंगे। बताया गया कि चांदी के इन बर्तनों का इस्तेमाल राम मंदिर में रोजाना किया जाएगा। इन बर्तनों की कीमत 7 लाख रुपए बताई गई। भारत में कारोबारियों के संगठन CAIT ने अनुमान जताया कि अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम की वजह से देश भर में करीब 1 लाख करोड़ का कारोबार होगा। इसके साथ ही संभावना जताई गई कि सिर्फ दिल्ली में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर
20,000 करोड़ का कारोबार हो सकता है। पूरे देश के व्यापार में और व्यापारियों में बहुत उत्साह और उमंग है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंडीगढ़ में एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सज रही अयोध्या में मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की होर्डिंग लग गई। इनमें मंदिर आंदोलन से जुड़े 23 लोगों को दिखाया गया। क्योंकि अयोध्या में लगी इन होर्डिंग में दिख रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने कई साल तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। इन होर्डिंग पर आंदोलन से जुड़े लोगों की तस्वीर पर लिखा गया, हम सब यही हैं। इनमें विश्व हिंदू परिषद और मंदिर आंदोलन से जुड़े संत दिखे। इन संतों में देवराहा बाबा जी महाराज की तस्वीर भी शामिल है। देवराहा बाबा 1989 में मंदिर के लिए आयोजित धर्म संसद का हिस्सा बने थे। अयोध्या की सड़कों पर लगी दूसरी होर्डिंग में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तस्वीर लगाई गई। सबसे बड़ी तस्वीर अशोक सिंघल की थी। संतों के अलावा जो बाकी के जो नेता जिन्होंने इस आंदोलन को धार देने का काम किया, खासकर अशोक सिंघल जो आप देख सकते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनको बीच में रखा गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या की सड़कों पर कई तरह की होर्डिंग लगाई गई। इनमें मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की होर्डिंग भी शामिल है और इन होर्डिंग में मंदिर आंदोलन से जुड़े 23 लोगों की तस्वीर लगाई गई। इस बीच 22 जनवरी से पहले अयोध्या में स्वच्छता अभियान तेज हो गया और वहां के कई संत भी इस अभियान से जुड़ गए। वहां राम की पैड़ी में कई संत जुटे और उन्होंने वहां सफाई की और एक साथ झाड़ू लगाया। गुजरात के जूनागढ़ से आए इन संतों ने घाट के कोने कोने की सफाई की और जय श्री राम का नारा लगाया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या को चमकाया जा रहा है। ये संत भी स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने और झाड़ू लेकर सरयू किनारे घाट पर पहुंच गए। जय श्री राम का उद्घोष तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ साधु संतों के हाथों में आप झाड़ू भी देख पा रहे। इन संतों ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बने सबसे प्राचीन घाटों में एक राम की पैड़ी की सफाई की। इस घाट की एक अलग मान्यता है। कहते हैं कि सरयू किनारे बने इसी घाट से होकर राम सरयू में स्नान करने जाते थे और अयोध्या में जुटे संतों ने वहां के उसी प्राचीन घाट की सफाई की। अयोध्या में चल रहे स्वच्छता अभियान की शुरुआत एक दिन पहले हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका आगाज किया था और हाथों में झाड़ू लेकर अयोध्या की सड़कों पर उतर आए थे। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर हुए नगर निगम के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर झाड़ू लगाया। सिर पर सफेद टोपी और मुंह पर मास्क लगाए योगी आदित्यनाथ ने झाड़ू लगाने के बाद अपने हाथों से कूड़ा उठाया। इससे पहले पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने भी कुछ इसी अंदाज में सफाई की थी। उन्होंने 22 जनवरी से पहले देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों की सफाई की अपील की थी और नासिक के कालाराम मंदिर में पोछा लगाया था और फिर योगी आदित्यनाथ भी इसका हिस्सा बन गए और 14 जनवरी के बाद अयोध्या को साफ करने का अभियान तेज हो गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई केंद्रीय मंत्री मंदिरों की साफ सफाई में जुट गए। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई की थी। इसके बाद ओडिशा के देवगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान और छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साफ सफाई करते दिखे और इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। धर्मेंद्र प्रधान ने तो झाड़ू लगाने के बाद मंदिर परिसर की पानी से धुलाई भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने दिल्ली के तिलक विहार में वाल्मीकि मंदिर और श्री दुर्गा मंदिर में साफ सफाई की। तो उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह भी हनुमान मंदिर में झाड़ू लगाते और मंदिर परिसर की धुलाई करते दिखे। जबकि हरियाणा के पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन समुदायों के सदस्यों ने साफ सफाई की। इस दौरान मंदिर में लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जय श्री राम! 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की थी। खुद उन्होंने भी नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई की थी। इस बीच अयोध्या के राम की पैड़ी घाट और उसके आसपास की जगहों को सुंदर चित्रकारी से सजाया गया। वहां की दीवारों पर राम के जीवन के प्रमुख अध्यायों को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया और दीवारों पर ऐसी चित्रकारी की गई मानो देखने वाला राम की जिंदगी देख रहा हो। ये चित्रकारी अयोध्या के राम की पैड़ी घाट के आसपास के इलाकों में की गई। दीवारों में राम के जीवन की अलग अलग घटनाओं को खूबसूरत रंगों के जरिए पेश किया गया। इन घटनाओं में राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास के लिए जाना, सीता का हिरण को देखकर ललचाना, लक्ष्मण का उस हिरण के पीछे जाना
और हनुमान के पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर लाने जैसी घटनाओं को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। जलाशय को पार करने के लिए भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते थे तो माँ सीता की किस तरीके से सहायता करते थे, ये पूरा दृश्य है। ये तस्वीरें उन दीवारों पर बनाई गईं जहां से आने जाने वाले लोगों की इन पर नजर पड़े। 22 जनवरी से पहले अयोध्या के अलग अलग हिस्सों की दीवारों पर चित्रकार इसी तरह की तस्वीरें बनाने वाले हैं, यानी पूरी अयोध्या राम के जीवन के पल पल की कहानी बताने के लिए तैयार हो रही है। और इसके लिए अयोध्या पहुंचने वाली बसों को भी राम के रंग में रंग दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या पहुंचने वाली बसों को फूलों से सजाया गया। उन बसों पर राम नाम के पोस्टर भी लगाए गए और फूलों और गुब्बारों से सजी ये बसें लोगों को लेकर अयोध्या पहुंचने लगी। इन बसों का रंग भगवा है। सबसे खास बात यह कि इन बसों में म्यूजिक सिस्टम लगे हैं। इनके जरिए यात्रा के दौरान यात्रियों को राम धुन सुनाई गई। यूपी की जो बसें हैं वो राममय हो गई हैं और पूरी सजावट है और राम धुन की जो धुन है लगातार इन बसों में ये बज रही है। राम के रंग में रंगी ये बसें लोगों को लेकर अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर पहुंची। बस में यात्रा करने वाले लोग राज्य सरकार की इस पहल से खुश दिखे। कैसा लग रहा है ये राम धुन सुन के? बहुत बढ़िया भैया। यूपी सरकार ने यूपी के सभी जिलों से अयोध्या आने वाली रोडवेज बसों में राम धुन और कीर्तन बजाने का आदेश दिया है। इसके लिए एक बस में म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए 1000 रुपए खर्च करने को मंजूरी दी गई। इधर महेंद्र सिंह धोनी को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिल गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण सौंपा गया। ये न्योता उन्हें बीजेपी नेता कर्मवीर सिंह ने दिया। राम मंदिर समारोह के लिए भेजे जा रहे निमंत्रण पत्र को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में सभी लोगों से शामिल होने की अपील की। राम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की सलाह दी। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। राम के नाम पर पूरा भारत एक हो रहा है, हमने तो जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद बांके बिहारी मंदिर से भेजी गई कृष्ण की खास बांसुरी अयोध्या पहुंच गई। इस बांसुरी के साथ शंख और कई दूसरी चीजें भी राम मंदिर के लिए भेजी गई थी। उधर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को राम मंदिर के कार्यक्रम पर बयान देना भारी पड़ गया। उनके बयान के बाद अयोध्या समेत देश के साधु संतों ने उन्हें निशाने पर ले लिया और आचार्य सिद्धेश्वरानंद ने तो उन्हें इशारों में बड़ी चेतावनी भी दे डाली। रावण के यहाँ भी एक जन को सपना आया था, 4 दिन में उनका नाश हो गया था। एक दिन पहले तेज प्रताप यादव ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। 22 तारीख को कर रहा, उसी दिन राम जी आएंगे। नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिए। तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि उनके सपने में आकर भगवान राम ने उन्हें ये जानकारी दी। हालांकि उनके इस बयान के बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई थी। इधर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से अयोध्या के लिए चरण पादुका यात्रा रवाना की गई। इस यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत के दौरान ऐसा लगा मानो पूरा चित्रकूट श्री राम के जयकारे लगा रहा हो, क्योंकि चित्रकूट में भरत कूप के पास हजारों की संख्या में राम भक्त पहुंचे थे। 3 ट्रकों पर बनाए गए रथ के ऊपर भरत मंदिर से निकालकर चरण पादुका रखी गई। इसके बाद उसकी आरती उतारी गई। इस दौरान वहां मौजूद लोग फूल बरसाते और जय श्री राम के नारे लगाते दिखाई दिए। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने तीनों ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। चित्रकूट से अयोध्या के लिए निकली चरण पादुका यात्रा के दौरान लोग ढोल और बाजे के साथ नाचते गाते दिखे। इस दौरान जहां तक नजर जा रही थी वहां तक लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। हर कोई अयोध्या जाने वाली चरण पादुका के दर्शन कर लेना चाहता था। सड़क के साथ ही फ्लाईओवर के ऊपर भी लोग खड़े थे और फूल बरसा रहे थे। इस बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। यूपी पुलिस मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि उसके आसपास कई किलोमीटर दूर तक आसमान से नजर रख रही है और अयोध्या के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है।
इस दौरान कुछ भी संदिग्ध पाए जाने पर फौरन उसकी जांच की जा रही है। इन ड्रोनों के जरिए पूरे अयोध्या धाम और अयोध्या धाम के आसपास के सभी जिलों से आने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या नगरी को अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है। वहां जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या की सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए यूपी पुलिस ने उसे कई जोन में बांट दिया है। हर जोन में ड्रोन की व्यवस्था है। जो जोन जिसको सौंपा गया है हर अधिकारी के साथ ड्रोन की व्यवस्था है। इसके साथ ही अयोध्या जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस और पीएसी के अलावा आरएएफ, सीआरपीएफ, एसटीएफ, एटीएस, एनआईए और एनडीआरएफ के जवान रामनगरी में सुरक्षा का मोर्चा संभाल चुके हैं। 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में 13,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे हैं, ताकि 22 जनवरी को होने वाले उस कार्यक्रम में कोई समस्या ना हो पाए। हालांकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते ही देश भर में जश्न शुरू हो गया। मकर संक्रांति के मौके पर मुंबई में राम मंदिर और राम की तस्वीर वाली पतंगें उड़ाई गई। समंदर किनारे कई लोग राम मंदिर की तस्वीर से सजी पतंग उड़ाते हुए नजर आए और राम मंदिर और भगवान राम की तस्वीरों वाली पतंग के सामने एक दूसरे को तिल और गजक खिलाते दिखे। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां मौजूद थे। 8 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर वाली ये पतंग लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई। पतंग के ऊपर राम मंदिर और भगवान राम के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बनी दिखी। काफी खूबसूरत जो है राम भगवान की तस्वीर लगाई गई और जितनी भी सारी पतंग है उसमें अलग अलग तरीके से अयोध्या को दिखाया गया है। मकर संक्रांति के दिन मुंबई में समंदर किनारे इन पतंगों के अलावा भगवान राम का एक बड़ा सा कटआउट लगाया गया। यानी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मुंबई में उसका असर देखने को मिला। मकर संक्रांति पर भी लोग राम भक्ति में डूबे दिखे। इस बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक विवादास्पद बयान पर घमासान मच गया। उन पर मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के आरोप लगे और फिर वो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के निशाने पर आ गए। वो शुद्ध रूप से राजनीतिक घड़ियाल हैं और शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी हैं। ये हंगामा असदुद्दीन ओवैसी के एक दिन पहले दिए बयान पर मचा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। इस दौरान उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि मस्जिदों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत लोगों को बड़ा तोहफा दिया। पीएम जनमन अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त जारी कर दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त देते हुए उनसे बातचीत भी की। मुझे विश्वास है कि इस साल की दीपावली आप अपने घरों में जरूर मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। वो आंध्र प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बुधवार को केरल की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। चेन्नई में धूमधाम से पोंगल पर्व मनाया गया। वहां के मरीना बीच पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इधर दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों को ट्रांसफर करने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। स्टैंडिंग कमेटी के गठन तक उसकी शक्तियां सदन को दिए जाने को लेकर दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने एक विशेष बैठक बुलाई थी, लेकिन सदन में उनके आते ही बीजेपी पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हाथों में पोस्टर लिए बीजेपी के पार्षद वेल तक पहुंच गए। कई पोस्टरों पर संविधान की हत्या मत करो लिखा नजर आया। इस दौरान कुछ सदस्य तो अपनी सीटों पर चढ़कर विरोध जताते दिखे। हालात ऐसे बन गए कि सदन का चलना मुश्किल हो गया। लेकिन यह हंगामा यहीं नहीं रुका। सदन में प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी पार्षद निगम सचिव के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस हंगामे के बाद दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई, जो नगर निगम परिसर में हर तरफ घूमते नजर आए। और दिल्ली नगर निगम में हुए इस हंगामे के बाद भी सदन चलता रहा। बीजेपी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि आम आदमी पार्टी गलत तरीके से स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियां सदन को ट्रांसफर करना चाहती है। असंवैधानिक है और ये अवैध है और किसी भी अवैध काम को हाउस में नहीं होने देंगे। जबकि आम आदमी पार्टी ने हंगामा करने वाले बीजेपी पार्षदों पर दिल्ली के आम लोगों के कामों में रुकावट डालने का आरोप लगाया। बड़े शर्म की बात है
इस स्पेशल हाउस का भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मजाक बना के रख दिया। स्टैंडिंग कमेटी के गठन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का पहले भी आमना सामना हो चुका है। उधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली मॉडल दिव्या पाहुजा का शव पुलिस ने फतेहाबाद की एक नहर से बरामद कर लिया। 2 जनवरी को गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में सिर में गोली मारकर 27 साल की दिव्या की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इस हत्याकांड के 11 दिन बाद पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद में एक नहर से दिव्या के शव को बरामद कर लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें गोताखोर नहर से दिव्या के शव को बाहर निकालने की कोशिश करता दिखा। उस गोताखोर ने एक हाथ से दिव्या के शव को पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने एक रस्सी पकड़ रखी थी जो उसके कमर से बंधी हुई थी। उस रस्सी को नहर के किनारे मौजूद कई लोगों ने पकड़ रखा था। धीरे धीरे रस्सी की मदद से शव को किनारे लाया गया। इसके बाद उसे नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिव्या पाहुजा नाम की लेडी की डेड बॉडी यहाँ मिली है, कुदनी एंड पे नहर के अंदर मिली है। आरोप है कि 2 जनवरी को दिव्या की हत्या किए जाने के बाद अभिजीत के इशारे पर बलराज गिल और रवि बंगा ने दिव्या के शव को ठिकाने लगा दिया था। इस मामले में 11 जनवरी को पुलिस ने बलराज को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने दिव्या के शव को पंजाब के पटियाला के पास एक नहर में फेंकने की जानकारी दी थी। और बलराज गिल से मिली जानकारी के बाद एनडीआरएफ की 25 टीमों की मदद से पुलिस ने नहर में दिव्या के शव की तलाश शुरू की। हत्याकांड के 11वें दिन पुलिस ने फतेहाबाद में नहर से शव बरामद कर लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बरामद किए गए उस शव पर बने एक टैटू की मदद से दिव्या की पहचान की गई। क्योंकि 11 दिन तक पानी में रहने की वजह से शव बुरी तरह फूल चुका था, इसीलिए जब नहर से शव मिला तो पुलिस ने दिव्या के परिवार को उसकी तस्वीर भेजी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शरीर पर बने एक टैटू की वजह से घर वालों ने दावा किया कि शव दिव्या का ही है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर उसे दिव्या के घर वालों को सौंप दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिजीत के प्रवेश नाम के एक और साथी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि हरियाणा के रोहतक का रहने वाला प्रवेश अभिजीत को अवैध हथियारों की सप्लाई करता था और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने अभिजीत के दिल्ली वाले घर पर छापा मारकर अवैध हथियार बरामद कर लिए। सूत्रों का दावा है कि प्रवेश के दिए हथियार से ही दिव्या को अभिजीत ने गोली मारी थी। इस हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन दिव्या के शव को ठिकाने लगाने में शामिल आरोपी रवि बंगा पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इधर मायावती ने लोकसभा के चुनावी मैदान में अकेले उतरने का फैसला कर लिया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बीएसपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी, यानी बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। अपने जन्मदिन के मौके पर इसकी घोषणा करते हुए मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि गठबंधन का अनुभव उनकी पार्टी के लिए खराब रहा है। हमारी पार्टी लोकसभा के लिए ही लड़ेगी। 4 साल के बेटे की हत्या के आरोपी सीईओ सूचना सेठ की पुलिस हिरासत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई। गोवा की पुलिस ने उन्हें पणजी की एक अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने सूचना सेठ की पुलिस हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश सुनाया। भारत की थोक महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 0.73% हो गई। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल नवंबर महीने में यह दर 0.26% थी। सब्जियों और दालों की कीमतों में उछाल की वजह से थोक महंगाई दर में इजाफा हुआ। इधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने बर्फीले तूफान में फंसे लोगों की जान बचाने का अभ्यास किया। कड़ाके की ठंड के बीच सेना के कई जवान एक ट्रेंड कुत्ते के साथ वहां पहुंचे और मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयारी की। और इस दौरान बर्फ में दबे सेना के एक जवान को बचाने का अभ्यास किया गया। इसके अलावा दिल का दौरा पड़ने पर कैसे अपने साथियों की जान बचाई जा सके, इसकी भी प्रैक्टिस की गई, क्योंकि बर्फबारी में सर्दी ज्यादा होने की वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। वहां बर्फबारी में सेना ने अपने अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो जवान स्ट्रेचर पर लेटा नजर आया, जबकि उसके साथी जवान उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते दिखाई दिए। यानी भारी बर्फबारी के बीच जवानों ने अपनी तैयारियों को परखा, ताकि खराब मौसम की वजह से बिगड़े हालात में बर्फ में दबे जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इतना ही नहीं, सेना ने इस अभ्यास में उस ट्रेंड कुत्ते को भी शामिल किया जो उस जवान तक पहुंचने में सेना की मदद करता दिखाई दिया। और गुलमर्ग में बर्फबारी का डटकर मुकाबला करते हुए सेना ने अपनी ताकत दिखा दी। वहां बर्फीले तूफान आने का खतरा बना रहता है, इसलिए सेना हमेशा अपनी तैयारियों के साथ मुस्तैद रहती है, ताकि खतरनाक तूफान से खुद को बचाया जा सके।
और सरहद पर बर्फीले तूफान का सामना करते हुए दुश्मनों पर कड़ी नजर रखी जा सके। तस्वीरों में बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ पर सेना हथियारों के साथ कड़ी चुनौतियों का मुकाबला करती दिखी, जबकि भारी बर्फबारी में वो ट्रेंड कुत्ता गश्त लगाते जवानों के आगे चलता नजर आया। असल में सेना के ट्रेंड कुत्ते बर्फ की कई फीट मोटी परत के नीचे दबे लोगों का पता लगाने में माहिर होते हैं। इसलिए बर्फीले तूफान के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फौज ट्रेंड कुत्तों की मदद लेती है ताकि बर्फ के नीचे दबे लोगों का आसानी से पता लगाया जा सके। इतना ही नहीं, इस अभ्यास में सेना की स्कीइंग टीम भी शामिल हुई, जो पहाड़ की ऊंचाई पर गश्त लगाती नजर आई। इधर तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार सड़क पर अचानक पलट गई और कुछ ही सेकंड में उस कार के परखचे उड़ गए। उस वीडियो में किसी खिलौने की तरह वो कार सड़क पर पलटती हुई दिखाई दी। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि वो कार तिनके की तरह तेज हवा में उड़ रही हो। इस बीच उस कार से 3 लोग उछलकर दूर जा गिरे। एक तो उस कार के पलटने की वजह से उसके नीचे दब गया, जबकि उनमें 2 लोग उठकर वहां से सड़क के किनारे खड़े होते नजर आए। और वहां एक मोटरसाइकिल से गुजर रहे 2 लोग बाल बाल बच गए। पीछे से आ रही बस भी वहीं रुक गई। उस वीडियो में सबसे पहले वो मोटरसाइकिल और वो बस सड़क से गुजरती दिखी। तभी उस बस के पीछे से वो कार लहराती हुई आई, लेकिन बस के पास आते ही उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो सड़क पर करीब 6 बार पलटी। बताया गया कि इस दर्दनाक हादसे में एक आदमी की जान चली गई, जबकि वो 3 लोग घायल हो गए। और ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के ऋषिकेश से भी सामने आया। वहां एक बेकाबू गाड़ी ने घर के बाहर बैठी एक महिला और उसके बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही वो महिला उस गाड़ी के सामने गिर गई। हालांकि इस हादसे के तुरंत बाद उस गाड़ी से कुछ लोग बाहर निकले और उसे उठाने लगे। इसके अलावा आसपास के दूसरे लोग भी उस महिला को बचाने के लिए तेजी से भागे, क्योंकि घर के बाहर बैठी उस महिला को टक्कर लगते देख वहां से गुजर रहे लोग घबरा गए। बताया गया कि उस गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और उसने अपने दाहिनी ओर से उस महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 साल का वो बच्चा और वो महिला बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि उन्हें टक्कर मारते ही उस गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन उस गाड़ी में सवार बाकी लोग उस महिला की मदद करते नजर आए। इधर लखनऊ में मनाए गए सेना दिवस के कार्यक्रम में भारतीय सेना ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। प्रधानमंत्री के सुझाव पर 2 साल पहले थल सेना दिवस सिर्फ दिल्ली के बजाय देश के अलग अलग शहरों में मनाए जाने का फैसला लिया गया था और उसी फैसले के तहत इस साल थल सेना दिवस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया गया। और इस दौरान भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया। लखनऊ के आसमान में लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों ने जब उड़ान भरी तो लोग देखते रह गए। इसके अलावा जमीन पर सेना के भारी भरकम टैंक और तोपें भी दिखाई दी। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली बोफोर्स तोप की रही। कारगिल की लड़ाई की अगर बात करें तो अगर ये गन ना होती तो शायद कैजुअलिटी ज्यादा होती। इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ पहुंचे सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को वहां मौजूद सैनिकों ने सलामी दी। इस दौरान उन्होंने देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया। सेना ने हमारे देशवासियों के दिल में एक अलग जगह बनाई है। इस कार्यक्रम में सेना की कई बटालियन शामिल हुई। वहां मौजूद सैनिकों ने मोटरसाइकिल पर एक से बढ़कर एक करतब दिखाया। इसके अलावा पैराट्रूपर यूनिट ने आसमान में तिरंगा लहराकर सबको जोश से भर दिया। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा तारीफ भारतीय सेना के ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन की हुई। ये ड्रोन इतना छोटा है कि अगर कोई सैनिक चाहे तो इसे अपनी मुट्ठी में छिपा सकता है। लेकिन ये छोटा सा ड्रोन बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की ताकत रखता है। नॉर्वे में बने इस टोही ड्रोन का वजन महज 18 ग्राम है और आकार में ये उंगली के बराबर छोटा है। लेकिन इतने से ड्रोन में 3 कैमरे लगे हैं, जो दुश्मन की छोटी से छोटी हरकत को भी पकड़ लेते हैं और एक बार चार्ज होने पर यह अगले आधे घंटे तक 2 किलोमीटर के इलाके में खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ड्रोन को आप कहीं भी नजर आएंगे लेके जा सकते हैं ताकि इसकी आवाज जो है बहुत कम होती है। सेना ने इस प्रदर्शन के दौरान हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाले इस ड्रोन को उड़ाकर दिखाया। इसके अलावा एक टोपी में इसे रखकर यह बताने की कोशिश की गई कि जरूरत पड़ने पर इसे कहीं भी छिपाया जा सकता है। माना जा रहा है कि सेना इस ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन को आतंकी ठिकानों की रेकी करने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, क्योंकि एक तो यह बड़ी आसानी से कहीं भी जा सकता है, दूसरा यह कि इसे दुश्मन की नजर से बचाना आसान होगा।
इधर डीप फेक वीडियो का शिकार होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जताई और उस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया। जिस वीडियो में सचिन तेंदुलकर एक गेमिंग ऐप का प्रचार करते नजर आए थे, उस वीडियो में सचिन अपनी बेटी सारा का जिक्र करते दिखाई दिए। मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। उस वीडियो में सचिन ने उस गेमिंग ऐप को पैसे कमाने का आसान तरीका बताया और इसके वायरल होते ही सचिन तेंदुलकर खुद सामने आए और उस वीडियो को नकली बता दिया। इसके साथ ही सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इस तरह की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने की अपील की। लेकिन सचिन इकलौते ऐसी सेलिब्रिटी नहीं हैं जो डीप फेक का शिकार हुए हों। इससे पहले एक्टर रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। डीप फेक वीडियो बनाने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है और इसकी मदद से एक असली ऑडियो और वीडियो पर किसी दूसरे का चेहरा या आवाज लगा दी जाती है और ये इतनी सफाई से किया जाता है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उधर यूरोप के देश आइसलैंड में एक महीने में दूसरी बार ज्वालामुखी फटने से हड़कंप मच गया। वहां के रेकिनिस से ज्वालामुखी विस्फोट की खौफ से भर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई और उन तस्वीरों में ज्वालामुखी का लावा रिहायशी इलाकों में धावा बोलता नजर आया। ज्वालामुखी से निकले गर्म लावे ने चंद सेकंड में ही कई इमारतों को अपनी जद में ले लिया और इसके बाद तो जैसे लावा वहां के हर कोने में पहुंच गया। उस इलाके के हर कोने से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठने लगा। ऐसा लगा मानो वहां कोई भयानक विस्फोट हुआ हो जिसने उस पूरे इलाके को आग के गोले में तब्दील कर दिया, क्योंकि वहां से आई तस्वीरों में पूरा आसमान लाल नजर आया। हालांकि उस महाविस्फोट से पहले ही वहां रहने वाले लोगों को निकाल लिया गया, जिसकी वजह से ज्वालामुखी भड़कने पर भी किसी की जान नहीं गई। लेकिन ज्वालामुखी से निकले लावे ने थोड़ी ही देर में उस इलाके का होलिया बदल कर रख दिया और उस पूरे इलाके में राख का ढेर लग गया। और वहां के मौसम विभाग के मुताबिक अब ये लावा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया दहशत में आ गई, क्योंकि उस ज्वालामुखी के फटने के बाद वहां हर तरफ लावे का दरिया बहने लगा और तेज रोशनी के साथ गर्म लावा तेजी से आगे बढ़ने लगा। उबलता हुआ लावा वहां की जमीन से इस तरह बाहर आ रहा था मानो वहां कोई फव्वारा फूट गया हो। धरती फाड़ कर निकल रहे इस धधकते लावे की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो लावा किसी नदी के पानी की तरह तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो पूरा इलाका लाल धुएं से ढक गया। किसी लकीर की तरह फटी जमीन में बहते लावे को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई झरना बह रहा हो, लेकिन वहां ऐसा सिर्फ एक झरना नहीं था, बल्कि वहां तो धधकते लावे की बाढ़ आ गई। ऐसे में आसपास के इलाकों पर खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया और आसपास के कई इलाके खाली करवा दिए गए, क्योंकि अब वो लावा वहां के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर की तरफ बढ़ रहा है। आइसलैंड के मौसम विभाग के मुताबिक जिस जगह पर वो ज्वालामुखी फटा वो उस शहर के बेहद करीब है, जहां बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि वो लावा किसी भी वक्त वहां के ग्रिंदाविक शहर में तबाही मचा सकता है। ऐसे में प्रशासन ने वहां रहने वाले करीब 4000 लोगों को जगह खाली करने के आदेश दे दिए, क्योंकि झरने की तरह बहते लावे ने जैसे वहां के दूसरे इलाकों में तबाही मचाई, वैसे ही वो लावा वहां के ग्रिंदाविक शहर में पहुंचकर भी अपना प्रकोप दिखा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक रेकिनिस में जिस जगह ज्वालामुखी फटा वो ग्रिंदाविक शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और यही वजह है कि वहां लावा पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये लावा कभी भी जमीन फाड़ कर बाहर निकल सकता है और अब ठीक वैसा ही हो रहा है। ऐसे में प्रशासन इसके लिए पहले से ही अलर्ट हो गया और उबलते लावे के खतरे को देखते देखते हुए आइसलैंड घूमने आए लोग भी वापस चले गए। इस दौरान आइसलैंड घूमने आए एक आदमी ने वापस जाते हुए फ्लाइट से उबलते हुए लावे का एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में आइसलैंड का एक हिस्सा सफेद रोशनी से जगमगाता दिखा तो दूसरा हिस्सा उबलते लावे की वजह से धधकता नजर आया। गर्म लावे की वजह से वहां लाल रंग का धुआं उठता दिखाई दिया, जिसे देखकर लोग डर गए। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ जब आइसलैंड में उबलते लावे ने कहर मचाया हो। 1 महीना पहले भी ज्वालामुखी फटने से आइसलैंड में जमकर तबाही मची थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेकिनिस प्रायद्वीप में धरती से 800 मीटर नीचे 6 किलोमीटर चौड़ाई और 19 किलोमीटर लंबाई में लावा उबल रहा है और इसी वजह से 18 दिसंबर को वहां ज्वालामुखी फटा था और इसके ठीक 1 महीने बाद एक बार फिर वहां भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हो गया।
इतना ही नहीं, ज्वालामुखी फटने की वजह से वहां भूकंप के तेज झटके भी महसूस किए गए। उधर असली शिवसेना का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शिवसेना पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई। हाल ही में स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मकर संक्रांति के मौके पर हजारों लोगों ने गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इससे पहले भी अपनी मां से मारपीट करता रहा है। उधर पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए वहां के कुछ नेताओं ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से सुलह करने की तैयारी तेज कर ली। वहां जमीयत-उलमा-ए-इस्लाम नाम की पार्टी के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने यह ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आए तो तालिबान से इस बारे में बातचीत करेंगे। मतलब उन्होंने पाकिस्तान की जनता को यह भरोसा देने की कोशिश की कि अगर वो जीते तो पाकिस्तान में जारी टीटीपी के आतंक पर लगाम लग जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के बड़े नेताओं में एक माने जाते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। ये वही इलाका है जहां टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने टीटीपी के मुखिया से यह डील की है कि वो सत्ता में आते ही उनके लड़ाकों को रिहा कर देंगे। और खबर है कि इसके लिए वो टीटीपी प्रमुख मुफ्ती नूर वली महसूद को भी राजी कर चुके हैं। मतलब उनका प्लान है कि टीटीपी चुनाव जीतने में उनकी मदद करेगा और बदले में उसके लड़ाके पाकिस्तान की जेलों से छोड़ दिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार यह ऐलान कर चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर आतंकी संगठनों से कोई बातचीत नहीं करेगी। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि टीटीपी का आतंक अब पाकिस्तान से संभाले नहीं संभल रहा और माना जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तान में चुनावी ताल ठोक रहे मौलाना फजलुर रहमान ने टीटीपी से सुलह करने का पैंतरा चला ताकि चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिल सके। उधर मध्य प्रदेश के सिवनी से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां के जेल अधिकारी ने जेल में बंद एक कैदी को गैर कानूनी तरीके से बाहर निकलवा लिया और फिर उससे अपनी कार साफ करवाई। वहां से आए वीडियो में उस कैदी के एक हाथ में पानी का पाइप दिखा और दूसरे में कपड़ा नजर आया। इनसे वो सफेद रंग की उस कार को चमकाता दिखाई दिया। इस दौरान सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ आदमी नंगे पैर उस कार को चारों तरफ से साफ करता दिखा। आरोप है कि वो कार सिवनी के जेल अधीक्षक की थी, जिसे साफ करने की जिम्मेदारी उस कैदी को सौंपी गई। इसके लिए बाकायदा उसे जेल से बाहर निकलवाया गया और फिर 2 लोग उसे लेकर उस कार तक आए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर बहस छिड़ गई। ये सवाल भी पूछा जाने लगा कि अगर इस दौरान वो कैदी भाग जाता तो किसकी जिम्मेदारी होती। हालांकि इस मामले में जेल प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। उधर पंजाब के फरीदकोट में अपनी दोस्त को परीक्षा में पास करवाने के लिए एक लड़का लड़की बनकर परीक्षा देने पहुंच गया। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी दोस्त के वोटर कार्ड पर अपनी फोटो लगा दी, वो भी लड़कियों की तरह मेकअप करवाकर। और मेकअप करके उस लड़के ने अपना हुलिया ही बदल लिया। पहली नजर में तो वो बिल्कुल लड़की ही दिखाई दिया। शुरुआत में उसने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को बड़ी ही चालाकी से चकमा दे दिया। मेकअप इतना शानदार था कि उसे परीक्षा देते वक्त वहां मौजूद टीचर भी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो सलवार कमीज पहनकर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा था। माथे पर बिंदी, नेल पॉलिश और हाथों में कंगन पहना वो लड़का लड़की ही नजर आया। उसके लिपस्टिक, काजल और आईलाइनर लगाने के अंदाज से कई लोग धोखा खा गए, लेकिन बायोमेट्रिक डिवाइस की वजह से वो पकड़ा गया। अधिकारियों ने जब उसकी उंगलियों को बायोमेट्रिक डिवाइस पर लगाया तो सारी हकीकत सामने आ गई। बताया गया कि अंग्रेज सिंह नाम का वो लड़का अपनी पहचान बदलकर अपनी दोस्त के बदले परीक्षा देने पहुंचा था। इसके बाद उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही उसकी दोस्त के खिलाफ भी यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई कर दी। उधर कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने पुतिन से फोन पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के मुताबिक दोनों देशों ने भविष्य की कुछ योजनाओं को लेकर रोड मैप तैयार करने पर भी सहमति बनाई। इस बातचीत की जानकारी पीएम ने ट्वीट कर दी।
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही एक बस ने 3 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में उन तीनों की मौत हो गई। इसके बाद वो बस एक पेड़ से टकराकर नाले में गिर गई। इसकी वजह से बस में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसके बाद शीशा तोड़े हैं वो सब लोगों को इसे निकाले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया, यानी उस दिन राज्य में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी के दिन शराब की सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया जा चुका है। इधर यूपी में 40 विमानों को उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छात्र ने इंडिगो के 40 विमानों को वीआईपी इलाके में क्रैश करने की धमकी दी। इस धमकी के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन को ट्रेस कर आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। नीति आयोग की नई रिपोर्ट में जानकारी सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी में सदस्य के लिए विज्ञापन जारी किया। अजीत आगरकर की अध्यक्षता वाली मौजूदा चयन समिति में 5 सदस्य हैं। हालांकि बोर्ड की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि चयन समिति का वो कौन सा सदस्य होगा जिसकी जगह नए सदस्य का चयन किया जाएगा। उधर तुर्की ने कुर्द लड़ाकों से अपने 9 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया। सीरिया और इराक में कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर तुर्की की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर वहां तबाही मचा दी। और भीषण हवाई हमले में 45 कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर एयर स्ट्राइक के सबूत भी पेश कर दिए। उस वीडियो में एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलें कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर कहर ढाती नजर आईं और ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे तुर्की की सेना एक ही झटके में कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटाकर रख देगी। बताया गया कि कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके के 23 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में हुए भीषण हमलों की पुष्टि कर दी और इसे उन्होंने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कुर्द लड़ाकों के हमले में तुर्की के 9 सैनिक मारे गए थे। और इससे बढ़ के तुर्की ने बमों की बरसात कर दी। बताया गया कि उत्तरी इराक में 36 और उत्तरी सीरिया में 9 कुर्द लड़ाके मारे गए। यानी गुस्साए तुर्की ने एक साथ कई हमले कर 45 लड़ाकों को ढेर कर दिया और कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। तस्वीरों में वहां किसी इलाके में बड़ा हमला होता नजर आया। बताया गया कि वो कुर्द लड़ाकों का अड्डा था जिसमें बड़े पैमाने पर हथियार रखे गए थे जो हवाई हमले में तबाह हो गए। इसके बाद वहां आग फैल गई और ऊपर की तरफ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जबकि उस हथियार डिपो के पास ही दूसरी मिसाइल दागी गई। यानी कि एयर स्ट्राइक कर तुर्की ने उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया को दहला कर रख दिया। जबकि कुछ दिनों पहले भी तुर्की ने इराक में कुर्द लड़ाकों के 29 ठिकानों पर हमले का दावा किया था, क्योंकि लंबे वक्त से कुर्द लड़ाके तुर्की के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। इसलिए उसकी सेना चुन चुन कर कुर्द लड़ाकों का सफाया करने में जुटी है। तुर्की समेत उसके सहयोगी पश्चिमी देश तो कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानते हैं, जबकि कुर्द समुदाय के मुताबिक उसके लड़ाके एक अलग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े संकट को लेकर आगाह किया गया। आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देकर उबारने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF ने चेतावनी दी कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया भर में 40% तक नौकरियां जा सकती हैं। IMF के मुताबिक विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों पर AI का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में चोरी के आरोप में एक आदमी को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। आरोप है कि उस आदमी ने एक घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एक चोर को मारने पीटने के संबंध में थाना बनकटा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर यमन में हूथी लड़ाकों ने ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी कर अमेरिका और इजरायल को खुली चेतावनी दे दी है। वही हूथी लड़ाके हैं जिन्होंने लाल सागर में सुपर पावर अमेरिका की नाक में दम कर रखा। इसी वजह से पिछले हफ्ते अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में मौजूद उनके कई ठिकानों पर हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी। और उसी के बाद अमेरिका समेत इजरायल के सभी मददगार देशों को धमकाने के लिए हूथी लड़ाकों ने अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया।
उसमें यमन के एक सुनसान इलाके में आधुनिक हथियारों से लैस कई हूथी लड़ाके एक इजरायली कैंप की तरफ बढ़ते दिखे। सेना के किसी ऑपरेशन की तरह हूथी लड़ाकों ने कैंप के अंदर घुसने के लिए एक हिस्से को बम से उड़ा दिया। इसके बाद कुछ लड़ाके अंदर दाखिल हो गए। कैंप के अंदर 3 टेंट बने थे, उनमें एक के बाहर कुछ हूथी लड़ाके पोजीशन लेकर खड़े हो गए। अगले ही पल एक ने पैर से उसका दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटने के बाद दूसरे लड़ाके ने अंदर लगी इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू की तस्वीर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद हूथी लड़ाकों ने वहां मौजूद 2 लोगों को बंधक बना लिया। उन्हें वहां से लेकर निकलने के बाद उन्होंने पूरे कैंप को ही धमाका कर उड़ा दिया। मतलब इस वीडियो को जारी कर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो हमास की तरह इजराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं। उधर अमेरिका की धमकियों से बेखौफ किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइल का परीक्षण कर डाला। हालांकि उत्तर कोरिया ने यह दावा भी किया कि उसकी ये मिसाइल किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई। लेकिन इस दौरान उत्तर कोरिया ने अपनी इस नई नवेली मिसाइल की ताकत का डंका बजाकर अपने दुश्मनों को चेतावनी भी दे डाली। उत्तर कोरिया की सेना के मुताबिक उसकी ये सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखती है। और किम जोंग उन इसे अपनी सबसे घातक और आधुनिक मिसाइल बता रहे हैं। लेकिन उससे भी जरूरी है इस मिसाइल परीक्षण की टाइमिंग, क्योंकि उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण तब किया जब उसकी विदेश मंत्री रूस के दौरे पर हैं। मतलब किम जोंग उन ने एक तरह से ये मिसाइल परीक्षण कर अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया को फिर एक बार चेतावनी दे डाली और उसने इस बार अमेरिका की धमकी को भी हवा में उड़ा दिया। मतलब एक तरफ तो उसने मिसाइल की ताकत दिखाई तो दूसरी तरफ रूस से अपनी मजबूत होती दोस्ती की तरफ इशारा भी कर दिया और ये भी साफ कर दिया कि अगर दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अमेरिका आगे आया तो उसे किम जोंग उन के साथ ही पुतिन से भी टकराना पड़ सकता है। उधर जम्मू कश्मीर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले में एक ड्रग्स तस्कर की अवैध संपत्ति जब्त कर ली। आरोप है कि माशूक अहमद शेख नाम के इस तस्कर ने अवैध तरीके से उस इलाके में संपत्ति बनाई थी। फिल्म एक्टर रणवीर शौरी ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर फ्लाइट 10 घंटे की देरी से चलाने के आरोप में गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि उन्हें फ्लाइट की देरी से चलने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा।